हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम 2 क्लास इकोनॉमिक्स की कर चुके हैं और उन दोनों क्लास में हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। और आज उसी की कड़ी में जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इससे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं पे हमने चर्चा किया और क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, यहाँ पर भी हमने चर्चा किया है। तो आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है कि मिक्स इकोनॉमी। अब हम आपसे बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ ये इस समय वर्तमान में कौन कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। आपसे बात करें मेरे बच्चे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, अगर उनको देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो है जॉन मेनार्ड केन्स। ये अर्थव्यवस्था के क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कौन है, जॉन मेनार्ड केन्स हैं। और कई बार पूछा जाता है कि यह अर्थशास्त्री कहाँ के हैं, तो आपको बता दें कि यह ब्रिटिश के हैं, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश अर्थशास्त्री के भी नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही एक ऐसी समस्या हुई कि जब इकोनॉमिक्स से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हुई, उस समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक का नाम है, और कई बार ऐसे ही पुस्तक ही पूछ लेता है कि आप बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखना है आपको कि जॉन मेनार्ड केन्स हैं और इस पुस्तक के वो कौन है, लेखक हैं। आप कहोगे यह पुस्तक लाने का कारण क्या था। आपको बता दें कि ये जो कारण हुआ, इसकी वजह से इसका कारण ये था कि 1929 में एक मंदी आई, और जिसको एक प्रकार से या केवल एक देश में नहीं या पूरे विश्व लेवल पर मंदी आई, और इसीलिए इसको कहीं ना कहीं वैश्विक महामंदी के नाम से इसकी घोषणा हुई। और इस मंदी में हमारे यहाँ जो इतनी समस्या हुई कि लोगों को खाने पीने तक की समस्या होने लगी, और उसी समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ये बताया कि स्वभाव के आधार पे क्या होते हैं, मैंने आपको शर्त के आधार पे बताया क्या होते हैं, और मैंने आपको स्वामित्व के आधार पर बताया कि क्या होता है। मेरे बच्चे, जो स्वभाव है वही स्वरूप है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं स्वभाव आ जाता है, स्वरूप आ जाता है, तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है कि स्वभाव के आधार पे आ गया, स्वरूप के आधार पे आ गया, दोनों चीजें एक ही हैं। अब अगर आपको ध्यान में रहे कि मैंने आपको बताया कि स्वरूप और स्वभाव, शर्त, स्वामित्व, मैंने ये बताया था मेरे बच्चे कि देखा जाए अगर, तो हमने इसी में आपको बताया था कि संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, है ना, और मैंने आपसे बताया था असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं उसको हमने शर्त के आधार पे बताया था कि शर्त के आधार पे हम 2 प्रकार की व्यवस्था को पढ़ते हैं, संगठित और असंगठित। स्वामित्व के आधार पे हम 4 को पढ़ते हैं। अब अगर हम आपसे बात करें कि ऐसा है कि हम धीरे धीरे हमारा जो जन्म होता है, अगर हम आपसे कहें हमारा जो जन्म होता है वो जन्म होता है, देखिए हमारा जो जन्म होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ जन्म होता है, आपको पता है हमारा जन्म होता है प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन हम धीरे धीरे अपने आप को तृतीय क्षेत्र में पहुंचा देते हैं।
या आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसान का बेटा या किसान हो और वो अपने बेटे को किसान बनाना चाहे। हर किसान अपने बेटे को अधिकारी, अफसर, अध्यापक या कहीं ना कहीं वो बड़ा इंसान बनाना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जन्म तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, लेकिन हम प्राथमिक क्षेत्र से धीरे धीरे किस में आना चाहते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि लगभग 56% इकोनॉमी जो है वो तृतीयक क्षेत्र से चलती है। हमने आपको बताया था कि 56% इकोनॉमी ऐसी है जो किससे चलती है? तृतीयक क्षेत्र से। क्योंकि जब शुरुआत हुआ, आपको पता होगा, जब पहली पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें कृषि को प्रधानता दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय तृतीयक क्षेत्र कम थे, द्वितीयक क्षेत्र कम थे। हमारे यहाँ आज भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो गाँव में करती है, और गाँव के लोग जो डिपेंड हैं वो किस पर डिपेंड हैं? कृषि पर ही डिपेंड हैं। तो जो इकोनॉमी चलती थी, इसीलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना आई उसमें सबसे ज़्यादा कृषि को ही बढ़ावा दिया गया। लेकिन द्वितीय आई, तृतीय आई, धीरे धीरे कृषि में इसमें क्या किया गया? बढ़ावा कम किया गया, और इसमें निर्माण और विनिर्माण की चीज़ें रखी गई। मतलब फैक्ट्रियों को रखा गया, कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को रखा गया। अब आप कहेंगे कि सर जी कहीं कहीं हमें लिखा मिलता है कि PVT LTD ऐसे लिखा मिलता है, प्राइवेट लिमिटेड। सर इसका क्या मतलब है? देखो मेरे बच्चे कि जब मिनिमम दो व्यक्ति मिल करके कोई काम करते हैं, जैसे हमारी ये कोचिंग संस्थान, अब इसमें अगर मिनिमम दो व्यक्तियों की अगर ये कोचिंग संस्थान ओपन है और 2 से लगभग 50 व्यक्तियों से, मतलब अगर मिनिमम दो व्यक्ति और अधिकतम कितने? 50 व्यक्ति हो, मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो? 50। तो वहां पर हमेशा PVT LTD लिखा मिलेगा। जो भी कंपनी मिनिमम 2 व्यक्तियों के द्वारा खड़ी की जाएगी या मैक्सिमम 50 व्यक्तियों के द्वारा खड़ी की जाएगी तो वहां पर PVT LTD लिखा मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर सिर्फ PVT लिखा है तो ये जान लेना वो किसी अकेले की है, ठीक है। या कहीं पर आपको LTD लिखा मिलेगी तो ये मान के चलना कि 50 से अधिक व्यक्ति उसमें हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब भी आप देखोगे और यह जब भी टाई अप होता है तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होता है, तो वहां पर आप जाओगे किसी कंपनी में, पता चलेगा कि इस पे PVT LTD लिखा है। तो कई लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ सरकार का भी हाथ है। इसका मतलब है कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ पार्टनरशिप है। जैसा हम तुमसे कहें कि मान लो हमारे यूपी की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदहाल है, ठीक है। इसकी बदहाली का कारण क्या है? कुछ तो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है और कुछ तो हमारे यहाँ का गवर्नमेंट, या हम कह दें कि कुछ हमारे यहाँ के लोग या कुछ शिक्षक। अब इसी सब चीज़ों को अगर सुधार के लिए योगी जी ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े अध्यापकों से एक मीटिंग बुलाई और कहा कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, उनको बुलवाइए और बुलवा करके उनसे कुछ बातचीत करनी है। तो वो क्या करेंगे कि वो ऐसा कर लेंगे कि वो कहेंगे ऐसा है कि हम आपको बिल्डिंग दे रहे हैं, हम आपको क्या नाम है जो राशन पानी है सैलरी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कैसा पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इसका तय आप करें। तो हम लोग क्या करेंगे, टीचर अपने मन से क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। समझ में आ रहा है? टीचर अपॉइंट कौन करेगा? हम लोग। और उनकी सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट। बिल्डिंग कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। बच्चों को खिचड़ी खिलाना है कि नहीं खिलाना है? गवर्नमेंट, ठीक है। और किताब कौन सा लगेगा ये हम तय करेंगे। जब हम दोनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों लोग ऐसे काम करेंगे तो उसको बोलेंगे PPP मॉडल। क्या बोलेंगे? PPP मॉडल। और इसी पर अभी बातें चल रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। तो इसी सब चीजों को सही करने के लिए PPP मॉडल क्या है, चलाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि दोनों को पार्टनरशिप से चीजें चलाई जाएंगी। इसको बोलते क्या, इसका फुल फॉर्म प्राइवेट पार्टनरशिप। और बोलिए, इसको बताए हैं ना हम, याद नहीं आ रहा है आप लोगों को?
सहकारी के अंतर्गत मैंने इसको बताया था कि ट्रिपल पी मॉडल इसको कहते हैं। इसका सबसे जीता जागता अगर उद्योग करोगे तो मेट्रो मैंने बताया था, याद है? याद है? चलो बच्ची बताओ, आप बताओ। मेट्रो मैंने पढ़ाया था ना कल, चलो बताओ क्या मैंने बताया था, बोलिए भाई, कौन बताएगा ट्रिपल पी का? देखो, एक तो बताए थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या बताए थे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जहां पर क्या हो कि लोगों के द्वारा या फिर लोगों का भी उसमें सहयोग लिया जाए। आज देखो प्राइवेट स्कूलें क्यों आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां पर जो माता पिता होते हैं वो एक होता है बैठक, जिसको बोलते हैं क्या नाम है, पेरेंट्स मीटिंग, तो वहां पर पीटीएम जिसको बोलते हो, मतलब पीटीएम का फुल फॉर्म समझते हो? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बहुत सुंदर, मतलब उसमें पेरेंट्स होंगे, टीचर होगा और वहां से वार्तालाप होगी। ऐसे ही हमारी सरकार अभी काम करेगी और यहाँ उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, सुधार में लाएगी। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल पी मॉडल। और हमने आपको बताया पीबीटी एलटीडी, मिनिमम 2 व्यक्तियों के द्वारा खड़ी हुई कोई भी कंपनी मैक्सिमम 50 व्यक्तियों के द्वारा चली जाए तो वो पीबीटी एलटीडी, लेकिन अगर वह किसी अकेले की है तो वह पीबीटी, और अगर उसमें बहुत सारे लोग हो गए हैं तो एलटीडी। समझ में आए मेरी बातें? तो कहीं ऐसा लिखे मिलेगा तो गड़बड़ तो नहीं करोगे? तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ा दिए। हमने कहा हर व्यक्ति का जन्म प्राथमिक क्षेत्र में होता है और धीरे धीरे वो अपने आप को तृतीय क्षेत्र में ले आता है, और हर कोई किसान अपने बच्चे को कभी भी वह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रखना चाहता। वो यही सोचता कि हमारा लड़का क्या बने, सरकारी नौकरी करे या इस पोस्ट पर पहुंच जाए, कुल मिलाकर के वो पैसा खूब कमाए, उसका यही टारगेट होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हमने आपसे कहा कि जो ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इसका कारण क्या था कि 1929 में आप देखोगे मंदी आई, और यह मंदी पूरे विश्व लेवल पर आई, जिसको हम वैश्विक महामंदी के नाम से जानते हैं। और उसी पर एक पुस्तक लिखी गई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और उसी के द्वारा इन्होंने क्या किया, इस अर्थव्यवस्था का निजात किया। अब बातें आती हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ चलती है या कौन कौन से देशों में यह मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। तो हम कहेंगे इसका अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी व्यवस्था आप कहोगे हमारे यहाँ कौन सी है, भारत में है। तो आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो हमारा अपना भारत में है। और अगर भारत में है तो हमारा भाई कौन है, हमारा भाई कौन है, पाकिस्तान। तो अगर भारत में है तो कहीं ना कहीं कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। अगर पाकिस्तान में है तो और कहाँ होगा, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में नहीं है। और कोई बताओ, देखो श्रीलंका में भी है और फ्रांस में भी है और स्वीडन में भी है। तो यहाँ सब कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर कहा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता था, तो जैसे हमने आपको बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, इधर ध्यान से समझो। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा, जन कल्याण। क्या होगा भैया, जन कल्याण। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमने आपको बताया समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या था, जन कल्याण, वैसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना। अब आप कहोगे ये कल्याण कौन करेगा, तो आपको बता दे भैया कि कल्याणकारी राज्य कौन करेंगे, कल्याणकारी राज्य करेंगे। और ये कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि आर्थिक नियोजन करके, है ना, आर्थिक नियोजन। अभी यहाँ एक शब्द आया है नियोजन, कौन इसका मतलब है बताएगा, कौन ऐसा है जो हमें इसका मतलब बताए। परमिला बताओगी आप, क्यों नहीं बताओगी आप, नियोजन का अर्थ कौन बताएगा, जी बताइए। मतलब व्यवस्थित करना, जैसे कोई भी चीज हुआ तो उसको मतलब एक सही ढंग से सुचारू रूप से। अच्छा चलिए, और कोई बताए, आप बताइए दीपा। कोई चीज ज्यादा चीज में मिला जा रहा है तो उसको थोड़े में बांटना, थोड़े में बांटना। ठीक, बैठिए आप बताइए। अरे अपने अपने विचार प्रस्तुत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, आप बताइए संध्या, आप बताइए। व्यवस्थित करना है, बैठिए।
आपने एक सुना होगा कि हमारे यहाँ कि परिवार नियोजन चलाया जाता है। तो परिवार नियोजन का मतलब यही होता है, उसमें एक कोटेशन दिया होता है, हम दो हमारे दो। इसका मतलब हो गया कि सीमित चीज़ों को रखना, मतलब कैसे पैसा खर्च करना है, कैसे कहाँ बटोरना है, कैसे इकट्ठा करना है और किस पैसे को कहाँ खर्च करना है, यह पूरी जानकारी हो। इसका मतलब क्या होता है कि इतना जान लो, जैसे परिवार नियोजन होता है मतलब बढ़ते हुए परिवारों को रोकना, मतलब समायोजित करना, सुरक्षित रखना, वैसे नियोजन का भी अर्थ होता है यहाँ पर आर्थिक चीजों को कैसे आप रखोगे, यही बातें इसमें इसका उद्देश्य है। अगला है सामाजिक न्याय। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है, क्या है? सामाजिक न्याय। तो ये सब क्या है भैया? उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं ये सब? आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के। अगर कहा जाए इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, तो आप इसकी परिभाषा जो लिखना चाहते हो वो आप इस तरह से लिखोगे कि भैया कि 4 कारकों पर, कौन कौन से 4 कारक मैंने बताया है? हाँ, तो जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी या सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर इसको हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसका? निजी व किसका? बोलो, अरे भी तो बताया हमने आपको, क्या बताया? जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसका किसका? निजी और सार्वजनिक। यही तो मैंने बताया, निजी व सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो या फिर स्वामित्व हो, दोनों का अधिकार या स्वामित्व हो, तो ये कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो इसको नोट कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मेरी बात समझ में आई? याद हो जाएगा कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर क्या क्या? निजी और सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो या फिर क्या हो? स्वामित्व हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहोगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहोगे। अब यहीं पर कुछ लोग कहते हैं इसमें चाहे तुम निजी और ये न लिख करके लिख दोगे कि पूंजीवादी और सामाजिक दोनों का अधिकार होगा, तब भी कैसी अर्थव्यवस्था? कोई दिक्कत? तो लिखना चाहते हो परिभाषा लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, ठीक है? जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं। बोले, यही लिखा है, नोट कर लीजिए। गुरुजी आपके मोबाइल में वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अभी हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं अविनाश जी, अभी हम अर्थव्यवस्था पर हैं, ठीक है? जो लोग देख रहे होंगे हाँ, उनको पता होगा आप विरासत कहेंगे, बार-बार अपना ही नाम लेते हैं। हमारे एक भाई हैं अविनाश जी, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप सही जी लगा देंगे तो समझ जाएगा। हाँ, हो गया, आप लोग नोट कर लिए? अब लिखिए, इस पर नीचे एक लाइन लिख लेना। जो लोग लाइन देख रहे होंगे वो धीरे धीरे बोलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे मेरे साथ। बोले बेटा, बोले भैया। लिखिए, यह पूंजीवादी तथा राज्य आधारित, यह पूंजीवादी यह पूंजीवादी तथा राज्य आधारित
यह पूंजीवादी तथा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप होता है। मिश्रित रूप होता है। यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में लागू है। देशों में लागू है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? बता पाओगे मेरे बच्चों? अब देखो मेरे बच्चों, इसी में क्वेश्चन आ जाता है द्वैध अर्थव्यवस्था। क्या आ जाता है कि द्वैध अर्थव्यवस्था क्या है। तो अगर ये भी पूछ ले कि द्वैध अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसको क्या करोगे, तो इसको जरा हेडिंग डाल लेना आप लोग, द्वैध अर्थव्यवस्था। लिखो वैसी अर्थव्यवस्था, लिखो वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो। परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो, उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब कभी कभार अपने यहाँ दे देगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, और वहाँ ऑप्शन नहीं देगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, और वहाँ क्या दे देगा ऑप्शन में, द्वैध अर्थव्यवस्था। तो हमारे भारत में समझो, जैसे पहले अगर याद हो आपको, हमारे यहाँ की जब बहन बेटियाँ क्या होती थी, जब हमारे यहाँ शादी विवाह कोई पड़ता था तो हमारे घर की बहन बेटियां क्या बनाती थी, खाना वाना बकायदे बनाती थी, और बाहर के लोग आके नाचने आते थे, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ परंपरागत ऐसे चलता था, सबके यहाँ ऐसे होता था। लेकिन आज हमारे यहाँ आधुनिक व्यवस्था जब से आई, तब से हमारे घर की बहन बेटियां सिर्फ नाचती हैं और बाहर के लोग आके खाना बनाते हैं, है कि नहीं। और अगर कोई वहाँ पर श्रृंगार कर ली है, और अगर किसी से तुम मांग लो बिटिया एक गिलास पानी ले आवा, है अब हमारे कुल जोन बाटे पेंट कराए यही बेकुल उड़िए कि ना, उनका पेंटवे बेकार हो जाए जोन पेंट कराए रहा थी। तो ये हमारे यहाँ ये भी इसको कहेंगे परंपरागत, और परंपरागत से हम आधुनिक पर आ गए। तो हमारे यहाँ इंडिया में आप कहोगे ये दोनों व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप कहोगे एक कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर परंपरागत और आधुनिक दोनों बातें चलती हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वैध अर्थव्यवस्था। जैसे लिख लेना भारत या इंडिया, जो आपका मन करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में तेज हैं, तो भारत, या आप अगर मैकाले के नाती हैं, तो क्या लिख लेंगे, तो आप इंडिया लिख लेना, ठीक है। अगर आप मैकाले के नाती या नतनी हैं तो इंडिया, और अगर आप यहाँ सुभाष चंद्र जी के बोझ के हैं तो भारत लिखना, ठीक है। अगला अर्थव्यवस्था देखो, अगली अर्थव्यवस्था लिख लेना समांतर, समांतर अर्थव्यवस्था। हाँ, कितनी बार एक एक यहाँ जाता है, मैकाले का नाती कहेगा इसकी इंग्लिश बताइए, बस उसकी इंग्लिश क्या बताना। समांतर अर्थव्यवस्था लिखो, हैं बोले काला धन, एक शब्द आया पहले समझा, पहले तब लिखा काला धन। यका मोदी जी लावत रहे, है ना, कब लाइन, हाँ
यक्को उबो करीस, कहाँ चला गई है ना जान पाए। काला धन, देखो मेरे बच्चों, काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को, जब काला धन अत्यधिक बढ़ जाएगा तो वह समांतर अर्थव्यवस्था में आएगा। कभी तुमने एक बात सोची है, तुम लोग हमारी बातों को गहराई से लो और समझो। क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि अगर तुम्हारे पास 2 नोट है और तुम्हारे पास एक ठोर कड़ी कड़ी एकदम करेंसी नोट है और एक ठोर थोड़ी फटही ची रही नोट बा, तो सबसे पहले फटही ची रही नोट चलौबा, करेंसी वाला दाई लेबा, चाहे बलवे तार फूल की खाए मन कहत हुए नहीं आज का खर्च ना करब, हम धाई लिया थी। सही कहा थी गलत? सही है ना। अब यही से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। ऐसे कॉन्सेप्ट का निकला कि हमेशा जो अच्छा पैसा होता है, हमेशा जो अच्छा पैसा होता है वो बुरे पैसे, सॉरी, जो बुरा पैसा होता है वो अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। नहीं समझे? जो बुरा पैसा होता है वो अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है, क्योंकि जो तुम्हारी कड़ी कड़ी नोट है वो अगर तुम्हारी जेब में है तो नॉट ए इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था नहीं है। अगर वो पैसा चल रहा है मार्केट में, दौड़ रहा है, तब वो इकोनॉमी है। तू अपने घर जाके तकिए नीचे धैला, वो कौन इकोनॉमी हो? वो तो धरे तकिए नीचे ना, वो करेंसी नीचे दबाना है। हमेशा चाहे जो आप देखो, खराब से खराब बच्चा और अच्छा, या जिसका भी तुम चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो, हमारे पास चाहे इतना पैसा, लेकिन अब बस 2 सिक्का तो हार गिर गया है, तू हेरमा होकर 2 घंटा ले तो कहाँ गिर गए। जो 2 रुपया हो तो 8 रुपया। हाँ तो यो बात भाई, सुई गिरिए तो यार वो कहे तो सुई काम बा, हम रुपया काम बा, है कि नहीं? हम अगर रुपया गिरे तो हम रुपया हेरब, है कि नहीं? मतलब हमारा कहने का संदर्भ समझिए कि वास्तविकता में जो पैसा गड़बड़ होता है, गद्दा होता है, उसको आदमी क्या करता है? पहले चला देता है। जो पैसा अच्छा होता है करेंसी, कुछ लोग कहते नहीं पैसा अच्छा और बुरा नहीं होता, पैसा अच्छा और बुरा होता है। करेंसी कड़ी कड़ी नोट है तो अच्छा पैसा, और ना कड़ी कड़ी नोट रहे तो कैसा? गंदा पैसा, है कि नहीं? पैसा पैसा होता है। तो लेकिन समझो, काला धन किसे कहते हैं? जो चलन से बाहर है वही काला धन है। तोरे सबके जेबी में जितना रुपया हुए लैया के एसपी के गुरुजी के लिए जमा गया हुआ सही बताओ थी, अगर तो सबके जेबी में जितना रुपया हुए वो कल लैया गुरुजी का जमा कर दिया और काला धन से मुक्ति पावा। समझे कि ना? अच्छा ठीक है। तो जौने पैसा के तू टैक्स वगैरह ना भरा, जौन पैसा सरकार के तुम न रहे, तो जान लो वही क्या है? काला धन है। पहले जब हम छोटे थे तो हमें भी नहीं रहता, हम सोचे काला धन क्या होता है, काला काला रहता है क्या? बाद में पता चला जब इकोनॉमिक्स का अध्ययन हुआ कि भाई काला धन वही है कि जो टैक्स से बाहर है, मतलब जो कहीं ना कहीं सरकार के निगाह में नहीं है पैसा, वही कैसा है? काला धन। तो जब काला धन अत्यधिक बढ़ जाएगा तो वहाँ कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? समांतर अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मम्मी चुरा के जो रखी है। हाँ, जैसे मम्मी पापा के जेब से चुरा के रख ली और कहीं अपने ही अचरा में गठिया ली और तुम गए उसको खोल लिए। खोलते नहीं थे बचपन में? हम, हमारी अम्मा बहुत करती थी ऐसे। हमारी अम्मा ऐसे गठिया के और यहीं ऐसे ऐसे रख ले, तो हम जब जाएं, अम्मा तू बहुत नीक हो, अम्मा तू जो अम्मा कपड़ा धो तो हमार ना, तुम्हार अच्छी अम्मा हो ना, बस चुपचाप खोल जाने। अम्मा खोलत बा, लेकिन अम्मा का ये प्रेम रहता था कि वो कभी ये कहती नहीं थी कि नहीं खोलो। जानते हमारे लड़का वो हमारे टाइम बनते रही, वो कहा हम ये जानते कि हमारे टाइम बांधते, लेकिन वो एक अलग प्रेम होता है अम्मा का। इसीलिए आप लोग से कहते हैं माता पिता से ज़्यादा इस दुनिया में आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता है। ठीक है, उनके सबका ख्याल रखा भैया, जीवन भर इसको जान लेना। और कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे माता पिता का सर झुके। समझ में आ रहा? जीवन में सबसे बड़ा जो है वो चरित्र है। चरित्र कभी मत गिरने देना मेरे बच्चों। 2 रोटी कम खाना, लेकिन चरित्र मत गिरने देना। और अगर एक बार जिसकी निगाहों में तुम गिर गए ना, तो जीवन पर्यंत नहीं उठ सकते हो। हमें सही बता दें, हमें उस बच्चों से बहुत सख्त नफरत होता है जो चरित्र से गिर जाता है। सही बता रहे हैं। हम में तू चाहे लड़का में चाहे जो कह दिया हमें बुरा ना लगे, लेकिन हाँ चरित्र सिर्फ तुम्हारा अच्छा हुआ चाहिए भाई। समझे थे ना? तो ऐसे न गिरा हमारे निगाह में, नहीं तो हम कुछ खरीदना है, हम बोलब छोड़ दी थी, बस यह चीज़ हम बोलब छोड़ दी। तो लिखा भैया वहाँ, बोले आप लोग भी लिखा भैया, ऑनलाइन वाले जो है लिखा बोल रहे हैं। देखिए, काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को, काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को
काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी होती हैं। इसमें मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी होती हैं। अब लिखवा दी, हेडिंग डाल लो भैया अगला, काला धन। क्या लिख लो, हेडिंग डालो, काला धन या ब्लैक मनी। ठीक है, तो लिखो काला धन, लिखो। आपको बताएं मेरे बच्चों कि ऐसा कोई भी पैसा जिस पर टैक्स आप नहीं देते हो और वह सरकार की जानकारी में नहीं है, वही काला धन है। तो लिखो बिना, यार ऐसे लिखो, वैसा धन, लिखो वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, उसे काला धन कहते हैं। उसे काला धन कहते हैं। काला धन की जानकारी, काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। सरकार को नहीं रहती है। जैसे तोहरे जेब में कह रहे भाई सरकार का ना है पता बा, लेकिन तोहरे से सुनत होगा सरकार ही तोहरे सबका इनकम टैक्स बनावत है ना, तो आय प्रमाण पत्र बनावत है ना, तोहरे से नहीं सोचबा कि हम कौन रुपया कमाए जो हमारा आय प्रमाण पत्र बना दिए थे। सुनत होगा ना, इका है काहे रोत यहाँ, क्या बात हो गई। देखो रोना नहीं चाहिए, है कि नहीं। जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, है कि नहीं। हमरे तरह चाहे 5 रुपया कमाओ, चाहे 500 कमाओ, चाहे 5000 कमाओ, चाहे 5 लाख, यह के तरह रहा जैसे है कि नहीं। कपड़ा ब्रांड होता है कि आदमी, आदमी। आप समझो तो सो ने क्वेश्चन पूछा ना है, एक जगह ही हम लिखवाए ही मौद्रिक आय, एक जगह लिखवाए ना मौद्रिक आय, क्वेश्चन पूछा ना है तो हम बताए दी, लेकिन भलवन ना पूछा तू। देखा हम लिखवाए हैं एक जगह पर क्या भैया, मौद्रिक नीतियां ना, तो मौद्रिक नीतियां बाद में समझा, पहले मौद्रिक आय समझ ला भैया। हैं कहा देखा मान लड़को कि किसी भी श्रम के बदले, किसी भी श्रम के बदले जो आपको धन मिलता है, या किसी काम के बदले जो आपको पैसा मिलता है, वो मौद्रिक आय होता है। क्या होता है? मौद्रिक आय। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है सर? आप कहोगे कि देखो मौद्रिक आय, जैसे हम कोई काम किए, तुम्हारे यहाँ हम गए, तुम कहे कि सर जी इस समय आप खाली बैठे हैं, चलिए जो है हमारे यहाँ कुछ ईंटा गारा करना है, तो हम आलू खोदे का है सर जी, तो भाई ऐसा है कि खाली बैठा है तो कौन दिक्कत है, चला फिर आलू ये खोद गया ही, है कि नहीं। लेकिन हमें तुमने क्या किया कि भाई ऐसा है कि हमारे कह देंगे बेटा हमारी आलू की खुदाई बहुत महंगी है, तो तुम पूछोगे कितना, हम 4 घंटा में आलू खोदेंगे बेटा और हम 3400 रुपये लेंगे, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि नहीं रहा तो प्रभु जी हम दूसरे ने खुदा जितने मुर्गा नाम देंगे मसाला ले लेबा, है कि नहीं। तो अगर काम के बदले मिली हुई आय, श्रम के बदले मिली हुई आय को ही हम मौद्रिक आय कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रिक आय।
तो उस मौद्रिक आय पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लिखिए तो मौद्रिक आय किसी, क्या हुआ, काहे रो रही हो, कोई बात तो है? कुछ नहीं है सर। अगर कोई बात रहे तो अपनों को बता ही दीजिए, अगर कोई बात रहे तो अपनों को बता ही दीजिए, और जब कोई अपना बाजार में मिले तो हाथ पकड़ के उसका दबा ही दीजिए, है कि नहीं? हाँ, तुम लोग क्या बताएं, समझते नहीं हो बात को। लिखो किस, जबरदस्ती ताली बजवा रहे हैं हमसे। और क्या बजानो, किसी श्रम के बदले, लिखो लिखो बेटा, किसी श्रम के बदले मिले धन को, किसी श्रम के बदले मिले धन को, किसी श्रम के बदले मिले धन को मिले धन को लिखिए मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय कहते हैं। अब इसी में एक ऑप्शन लिखना, प्रयोज्य आय। क्या? प्रयोज्य आय। ये प्रयोज्य आय क्या होता है बेटा, इसको समझ लेते हैं। प्रयोज्य आय, देखो जो मौद्रिक आय आपको मिल रहा है, जैसे मेरी बच्ची जब तुम सेलेक्ट हो जाओगी, पुलिस हो जाओगे, तुम लोग दरोगा हो जाओगे, दरोगा का कभी अर्थ तुम लोग निकाले? क्या होता है दरोगा का अर्थ, जानते हो? दा मतलब देना, रा से रुपया, बड़ा सर जी। चाहे रुई के दिया चाहे गाय का दिया, हमें लायक दिया। जब ये दरोगा हो ही गए तो वका रुपया दिए बारे कोनो काम, चाहे रुई के दिया चाहे गाय के दिया, दा रोगा, है कि नहीं? अब तुमको अगर तुम कहीं, अब एक लोग हमसे कहीं भैया हम रिपोर्ट लिखवाने गए, लिखे नहीं, हम कहीं कहा लेकर गए थे कहीं, जो हमारे साथ हुआ हम कहीं बक पैसा लेकर जाओ, रुपया लेकर जाओ, तब तो दरोगा दोगे। जब उसका नाम ही है दारोगा तो लावा दिया, चाहे रुए के दिया चाहे गाय के दिया, हमसे से ना मतलब। कुछ दरोगा अच्छे किस्म के होते हैं, कुछ ही गड़बड़ होते हैं। वैसे क्या हुआ है, प्रयोज्य आय। और प्रयोज्य आय का मतलब कहा हो गए, समझा कि जवन तुम मौद्रिक आय पाया, श्रम किया, तू भैया पुलिस हो जावा, दरोगा हो जावा, हमार ललनवा IAS हुए, PCS हुए, है कि नहीं? गाना है ना ऐसे। तो तुम लोग जब हो जाओगे तुम काम करोगे, और काम के बदले क्या मिलेगा तुमको? सैलरी मिलेगी। लेकिन सरकार ना कुछ वहीं काट लेगी तुमसे। क्या करेगी? तुमसे कहेगी ऐसा है भैया कि तुहार 5% जोन बा रुपया कटे, PF कटे या जोन भी करे, कुछ काट लिया था ना। अब जब वो काट लेना भैया तो वो एक प्रकार से तुहार टैक्स लग ले, तो टैक्स के बाद तुहर फिर सैलरी दे, पहले वो काट ले फिर तू का दे सैलरी। तो जौन पहले से ही, मतलब मौद्रिक आय में से टैक्स को निकालने पर जो बचता है उसी को क्या कहते हैं? प्रयोज्य। बोलो भूलवा तो ना, मौद्रिक आय में से टैक्स का निकाल दीजिए तो क्या बचे? यह मिलत है हम में तू है कि नहीं? लेकिन अब कहाँ SP सर हमार काट ली है ना ही भैया, हम PF CM ना करा तोरे क्या, ये कहाँ 4 साल बाद तू लिया तो ना, हमके ना ही भैया 4 साल के देखे बा जिंदगी, तू आज हमारे को पेमेंट कर दिया, है कि नहीं? रोज रोज के देता भैया, ठीक। अरे कुछ लोग ऐसे आते हैं गाँव में, देखो जब वो तुम्हारे यहाँ काम वाम करेंगे, भैया हम तो काम तो कर, हमें संजय रोज चाहिए। अब वो रोज काहे चाहिए? उनका 70 वाली पिए के राहत है तो उनका रोज चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो उनका मंदिर भी जाए राहत है ना? हाँ, मंदिर पे जाना रहता है दर्शन करने। ये जैसे क्या है कि इसमें मौद्रिक आय थी, हाँ, मौद्रिक आय में से टैक्स हटा के प्रयोज्य आय, हाँ, ये प्रयोज्य आय को फिर हम अगर बैंक में जमा कर दिए हैं, हाँ, फिर भी उस पर टैक्स लगेगा। हाँ, यही तो अपने भारत की खासियत है। अभी पढ़ाएंगे, यहाँ टैक्स देने वाला व्यक्ति बार बार टैक्स देता है और ना देने वाला व्यक्ति एको बार नहीं देता है। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी, जैसे तुम हो जाओगे, जिस दिन तुम लोग पुलिस हो जाओगी,
हमारी बच्चियां हो जाएंगी, भैया हो जाएंगे, सब अध्यापक हो जाएंगे, जब तुम लोग मास्टर बन जाओगे तो क्या करोगे? जब इनकम आएगा तुम्हारा तो तुम एक बार टैक्स वहां दे दोगे, फिर जब कोई सामान खरीदते हो उस पर भी तो टैक्स देते हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ चाहे डायरेक्ट टैक्स हुआ। तो ये तो हो गया। अब लेकिन तो तुम लोगों का महंगाई भत्ता भी तो बढ़ता है। जब जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं क्या होता है? महंगाई भत्ता गवर्नमेंट देती है ना सबसे। अब तुम सोचो गांव में जो जनजातियां हैं, जैसे जो SC ST या जो बरनाजा वगैरह रहते हैं गांव में, अब बताओ वनहु टैक्स दिए थे, उनके कौन महंगाई भत्ता बढ़ता? अरे बता रहे हैं, अब वो आए अगर तुम्हारे यहाँ 2 रुपए बिस्कुट लिए तो क्या वो टैक्स नहीं दिए भैया? दे रहे हैं ना। 1 रुपए के शैम्पू लीन तो टैक्स ना दीन। मतलब ये जान के चलिए टैक्स तो सब देते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ ही लोगों को मिल पाता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, है ना भाई, उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है। अब वो हमारे कौन महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे? कौन बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो जब भी वो जमा करेंगे तो उनको भी वहाँ भी टैक्स देना ही देना है। तो आप लिखिएगा प्रयोज्य आय। हाँ बेटा, क्या बेटा? आप देखो बेटा, इनकम टैक्स जो पूछ रही हो, ये देखो बेटा हमारे यहाँ प्रत्यक्ष तरीके से भी होता है और क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके से भी। तो जैसे आप देखोगे, आप कहोगे अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो हमारे यहाँ दोनों है, डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। जब से GST लागू हुआ, और आप जानते हैं GST जो है कहीं ना कहीं 2017 से इसको लागू किया गया। 1 जुलाई 2017। और कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। तो तब से पहले टैक्स अलग अलग तरीके से रखता था, अब वही इक्के में कुल मिला के ले लिए थे। ठीक है, हाँ तो ठीक है, अभी कोई टेंशन ना लीजिए, अभी पढ़ लीजिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं कर पाओगे, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा GDP से पहले इसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। लिखिए अब प्रयोज्य आय में, लिखिए मौद्रिक आय में से, मौद्रिक आय में से, मौद्रिक आय में से टैक्स घटाने के बाद, टैक्स घटाने के बाद बचे धन को, बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं। बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं, प्रयोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह से वाइट मनी होता है, यह पूरी तरह से वाइट मनी होता है, यह पूरी तरह से वाइट मनी होता है, यह पूरी तरह से वाइट मनी होता है। कैसा होता है? वाइट मनी। कोई दिक्कत? बाकी बातें कल करते हैं। सर से गुजारिश है सर आएँ, तो आपसे बाकी बातें कल करेंगे। आप लोग पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे इस पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब जल्दी करें इसको।